हेलो एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। तो क्लास 11 का हम भूगोल पढ़ रहे हैं। आपको पता है कि क्लास 11 में कितनी बुकें हैं? तो 3 बुक्स हैं। मैंने काफ़ी वीडियो में आपको बता रखा है, तो आपको जानकारी होगी। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि ये वाली आपकी फर्स्ट बुक है जिसमें आपका इंडियन भूगोल, पूरा भारतीय भूगोल दिया हुआ था। और इसके बाद हम जो सेकंड बुक स्टार्ट करेंगे, आज इसका लास्ट टॉपिक है, लास्ट चैप्टर है, ठीक है। तो इसके बाद जो हम सेकंड बुक स्टार्ट करेंगे वो है आपका भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। कौन सी है? भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, यानी उसमें आपका फिजिकल भूगोल पूरा दिया हुआ है, फिजिकल जियोग्राफी दिया हुआ है। तो उसको हम कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और अगर आप PDF देखना चाहें तो देख लीजिएगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप प्ले स्टोर पर जाएंगे तो प्ले स्टोर पर आपको हर चीज़, प्ले स्टोर पर क्या है आपके लिए हर चीज़, वहाँ पे जो है उधर पे हर चीज़ आपको PDF मिल जाती है। तो चलिए देखते हैं आगे। ऐप मिल जाएगा आपको, NCERT डालना, NCERT इन हिंदी डालना, NCERT बुक्स इन हिंदी, तो आ जाएगा आपको। तो चलिए देखते हैं कहाँ से देखना था। ये सारा टॉपिक हमारा हो चुका था। भूकंप भी हम लोग देख चुके थे कल। भूकंप के बाद हम लोगों ने क्या देखा था? भूकंप के बाद देखा था हम लोगों ने सुनामी। सुनामी के बाद हम लोग काफ़ी चीज़ें इसमें देख चुके थे। तो आज हमें देखना है बाढ़। क्या देखना है आज? बाढ़। तो चलिए बाढ़ के बारे में देखते हैं कि बाढ़ से लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इसमें थोड़ी कमियां हैं, या मतलब इसमें क्या, इसमें नुकसान होता है लोगों को, क्या इससे फ़ायदे हैं। तो देखते हैं बाढ़ से क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तो बाढ़, आपने बाढ़ के बारे में समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, बिल्कुल सुना होगा। बाढ़ क्या है? एक पानी का फैल जाना बाढ़ है, ठीक है। और टेलीविज़न पर इसके दृश्य देखे होंगे और दृश्य देखे होंगे कि किस तरह कुछ क्षेत्र वर्षा ऋतु में बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। तो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कौन से होंगे आपके? देखिए, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होंगे कौन से होंगे? समुद्र में तो सुनामी आती है, बाढ़ कहाँ आती है? बाढ़ तो आती है नदियों में। नदियों का पानी जब क्या करता है, उफान पर होता है, तो वो क्या करता है, नदियों के किनारे जितने गांव और शहर बसे होते हैं उनको हल्का हल्का डुबा लेता है। हो सकता है बहुत भारी मात्रा में बाढ़ आ जाए तो बहुत बड़ी तबाही कर देता है। तो चलिए आगे देखते हैं कि कुछ क्षेत्र वर्षा ऋतु में बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। और बाढ़ग्रस्त क्षेत्र तभी होते हैं जब बरसात ऋतु होती है। क्यों? क्योंकि बरसात ऋतु में ही नदियां अपने उफान पर रहती हैं, वरना नदियों का पानी एक स्तर सीमा पर बहता रहता है और किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता है। यानी पानी उफान पर नहीं रहता है तो पानी जो है गाँव व शहर तक नहीं पहुँच पाता है। तो कब रहता है नदियों में पानी ज़्यादा? तो वो रहता है बरसात ऋतु में। इसी कारण बरसात ऋतु में ही बाढ़ आती है। नदी का जल उफान के समय जलवाहिकाओं को तोड़ देता है। जलवाहिकाओं का क्या मतलब है कि जो एक अपनी इस प्रकार से, इसकी एक पूरे इस प्रकार से वाहिका बनी होगी और इसमें पानी बहता चला जाता है। लेकिन जब क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है, नदी अपने उफान पर हो जाती है, तो इन वाहिकाओं से ऊपर पानी, खतरे के निशान से ऊपर पानी पहुंच जाता है। और खतरे के निशान से ऊपर पानी पहुंचने का क्या मतलब है? सड़कों पर पानी आना, शहर में पानी चला जाना, गाँव को बहा ले जाना एकदम। तो वही चीज़ है आपकी कि नदी क्या करती है, अपने उफान के समय जलवाहिकाओं को तोड़ देती है। तोड़ता हुआ मानव बस्तियों में तथा आसपास की ज़मीन पर पानी जो है खड़ा हो जाता है, ठीक है, और बाढ़ की स्थिति पैदा कर देता है। अब पानी फैलेगा पूरे गांव में, शहर में, सड़कों पर, तो हम उसको क्या कहते हैं? बाढ़ कहते हैं। दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में बाढ़ आने के कारण जाने पहचाने हैं, ठीक है। बाढ़ आने के कारण क्या है? जाने पहचाने हैं, क्योंकि हमें पता है, क्या पता है कि जब नदी उफान पर हमें देखने लगेगी तो हमें अब समझ में आ जाएगा कि इसमें बाढ़ आने वाली है। या हमें ये भी समझ में आ जाएगा, अभी आप बोले कि मान लीजिए UP MP के मैदान है, जैसे आपके मई जून के महीने में अच्छी गर्मी होती है यहाँ पर, ठीक है। अप्रैल मई जून के महीने में पानी भी, जो नदी भी अपने उफान पर नहीं रहती है, तो क्या अप्रैल मई जून इन महीनों में अगर आप इधर पे देखेंगे तो बाढ़ आएगी? नहीं आएगी ना। तो इसका एक टाइम निश्चित रहता है कि जुलाई में जब मानसून आएगा, तब अगस्त सितंबर में कहीं पानी उफान पर रहेगा नदी का, तब कहीं बाढ़ आएगी, ठीक है। तो वही चीज़ें, यानी हमें थोड़ा बहुत इसका आभास रहता है कि बाढ़ कब आएगी, कब समय पर आएगी, और कितने, मतलब नदी का पानी देखने पे हमें समझ में आएगा कि खतरे के निशान से अगर ऊपर जा रहा है तो हम समझ सकते हैं कि बाढ़ आने वाली है। तो अगर बाढ़ आने से पहले आप उधर से हटना भी चाहें तो आराम से हट सकते हैं। बाढ़ आमतौर पर अचानक नहीं आती है और कुछ विशेष क्षेत्रों और ऋतु में ही आती है। एक तो कुछ विशेष क्षेत्र से क्या मतलब है? जहां नदी होगी और उस नदी के किनारे जो शहर बसे होंगे वहीं पे बाढ़ आएगी, और ज़्यादा दूर अगर आप कहेंगे तो वहाँ पे बाढ़ नहीं आ पाएगी, ठीक है। और दूसरी बात, ऋतु में भी आती है। तो कौन सी ऋतु? बरसात ऋतु में। बाढ़ तब आती है जब नदी जलवाहिकाओं में इनकी क्षमता से अधिक जलबहाव हो जाता है। यानी जो जलवाहिकाओं की क्षमता होती है, जो उधर पर नदी की वाहिकाएं हैं, उनकी क्षमता से ज़्यादा पानी पहुंच जाए नदी में, तो वो पानी क्या है, वाहिकाओं से बाहर बहने लगता है।
और जल बाढ़ के रूप में मैदान के निचले हिस्से में भर जाता है। कई बार तो झीलें और आंतरिक जल क्षेत्रों में भी क्षमता से अधिक जल भर जाता है, तो उसमें भी क्या होता है, उसमें भी पानी जो है बाहर निकल आता है उसके क्षेत्र से। अब उसके क्षेत्र से बाहर पानी निकलेगा तो बस्तियों में जाएगा, बस्तियों में पानी आने का क्या मतलब है, हम उसको बाढ़ ही बोलेंगे, ठीक है, बाढ़ का रूप ले लेता है। बाढ़ आने के और भी कई कारण हैं, तो देखते हैं। जैसे देखिए तटीय क्षेत्रों में तूफानी महोरमी, यानी जैसे अभी हमने देखा था कि तटीय क्षेत्रों में अगर तूफान आ रहा है या फिर सुनामी आ रही है तो तट क्षेत्र जो है आसपास का डुबा लेता है। तो जब पानी जाएगा उधर पे बस्तियों में तब उसको भी तो बाढ़ कह देंगे। लंबे समय तक होने वाले तेज बारिश, काफ़ी समय तक जो है बारिश तेज होती रहेगी तब भी पानी आपका जो है भरने लगेगा जगहों पर, ठीक है। हिम का पिघलना, बर्फ़ पिघलती रहेगी तो क्या है, बर्फ़ पिघलती है और नदियाँ आपकी आती हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जब बर्फ़ पिघलेगी तो नदी में भी पानी ज़्यादा होगा तो वो भी अपने उफान से ऊपर हो जाती है, यानी खतरे के निशान से ऊपर चली जाती है। ज़मीन की अंतः स्पंदन दर में कमी आना, यानी क्या होता है, ज़मीन की अंतः स्पंदन दर, इसके कहने का ये मतलब है कि जैसे मान लीजिए पक्की ज़मीन है, पक्की ज़मीन यानी आपके घर का जो फर्श है उधर आप पानी डालते हैं तो क्या ज़मीन पानी को सूख लेती है, अपने आप में अवशोषित कर लेती है, क्या नहीं करती ना अवशोषित। तो वही चीज़ होती है कि जैसे बहुत बड़े बड़े शहर होते हैं वहाँ पे क्या होता है, पक्की सड़कें डली हुई हैं, ठीक है, बिल्डिंगें बड़ी बड़ी बनी हुई हैं, ठीक है, यानी हर जगह ऐसी स्थिति है कि कहीं पर पानी सोख ही ना सके ज़मीन, ठीक है, यानी कच्ची ज़मीन कहीं पर दिख ही नहीं रही है। अब देखिए जब कच्ची ज़मीन कहीं पर नहीं दिखेगी और वहाँ पर मान लीजिए लगातार बारिश हो रही है तो उस जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में क्या होगा, पानी सड़कों पर बहने लगेगा भारी मात्रा में, तो उसमें भी हमें क्या लगेगा कि बाढ़ की स्थिति। तो ज़मीन ऐसी हो जहाँ पे पानी, उसमें क्या हो, पानी अवशोषित ना हो पाए ज़मीन में, तो वहाँ पे भी बाढ़ की स्थिति बन जाती है। तो ज़मीन की अंतः स्पंदन दर में कमी आना, अंतः स्पंदन दर का मतलब यही है कि जो पानी है ज़मीन क्या करे, उसको अवशोषित ना कर पाए, तब भी वहाँ पे क्या होगा, बाढ़ आ जाएगी। और अधिक मृदा अपरदन के कारण नदी जल में जलोढ़ की मात्रा में वृद्धि होना, इसमें क्या होता है कि अधिक मृदा अपरदन, मृदा का एक जगह से कटाव होकर दूसरी जगह पे जमाव होना, ठीक है। अपरदन क्या होता है, कटाव। तो मान लीजिए मृदा एक जगह से कटी, यहाँ से कटी और यहाँ पे आके जम गई, तो जब जो नदी की वाहिकाएं हैं उस वाहिकाएं की सतह में, जैसे आपने क्या किया हो, अपने नदी में पैर रखा हो तो आपको बालू लगती है नीचे, ठीक है, उसमें बालू रहती है, वो बालू जो है वो ऊपर उस बालू में और ज़्यादा ऊपर सतह तक बालू आ जाए तो उसमें क्या होगा कि पानी भी ऊपर की ओर आ जाएगा। तो उसमें क्या होगा, बालू कहीं से कट के आई होगी, ठीक है, कहीं से चट्टानें कट के आई होंगी। तो वही चीज़ है कि एक जगह से कटाव होना और उसकी सतह में बालू का जम जाना, उससे क्या होगा, उसका स्तर जो है पानी का और ऊपर तक उठ जाएगा, और ऊपर तक पानी उठ जाएगा तो जो नदी वाहिका है उसमें जल ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाएगी। तो इसके कारण भी क्या होगा कि पानी जो है वाहिकाओं से बाहर निकल आएगा, पानी जो है बस्तियों में बहने लगेगा, तो इसके कारण भी बाढ़ आ जाती है, ठीक है। कि जो जलोढ़ की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, यानी जलोढ़ की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, उस मिट्टी की मात्रा अगर यहाँ पे ज़्यादा हो रही है तो इसके कारण भी वाहिकाओं में पानी ग्रहण करने की क्षमता कम हो जाएगी। हालांकि बाढ़ विश्व में विस्तृत क्षेत्र में आती है, यानी बाढ़ जो है बहुत बड़े क्षेत्र में आती है। अगर हम इंडिया की बात करें तो वो तो ठीक है, एक साइड रख दीजिए। अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में बाढ़ आती है, क्योंकि पूरे विश्व में बारिश होती है, पूरे विश्व में नदियाँ फैली हुई हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि पूरे विश्व में बाढ़ आएगी। लेकिन अभी हम बात कहाँ की कर रहे हैं, तो अभी हम बात सिर्फ इंडिया की कर रहे हैं, क्योंकि हम इंडियन भूगोल ही पढ़ रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात संभावित क्षेत्र। तो ये तो मैंने शायद आपको दिखा दिए थे कि ये क्या है आपके, कि जहाँ जहाँ पे उष्णकटिबंधीय चक्रवात आ सकते हैं उस क्षेत्र को दिखाया गया है। तो अति जोखिम क्षेत्र कहाँ है, तो जहाँ डार्क ब्लैक है, डार्क ब्लैक देखिए इधर पे, एक तो इस क्षेत्र में है, ठीक है, और आपका डार्क ब्लैक इस क्षेत्र में भी है, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात संभावित क्षेत्र, यानी जहाँ जहाँ पे वो जिस प्रकार से आ रहे हैं तो उस प्रकार से आप लोग देख लेना कि कहाँ कहाँ पे उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो हैं ज़्यादा आपके संभावित हैं और कहाँ कहाँ हम इससे सेफ हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ पर बहुत कम मात्रा में आते हैं। तो देखिए बाढ़ के समय ब्रह्मपुत्र, तो बाढ़ के समय आपकी ब्रह्मपुत्र दिखाई हुई है। तो बाढ़ के समय ब्रह्मपुत्र जो है आपकी इतनी ज़्यादा फैल जाती है कि इसकी जो चौड़ाई होती है, लंबाई नहीं चौड़ाई इसकी 8 से 10 किलोमीटर के आसपास हो जाती है, ठीक है। जब आपका चौमासे का महीना होता है तो ब्रह्मपुत्र की जो चौड़ाई है वो कितनी हो जाती है, 8 से 10, 7, 8, 10 इतने के आसपास किलोमीटर हो जाती है, मीटर नहीं किलोमीटर, ठीक है। मीटर तो खैर आपका बहुत छोटा होता है, मतलब इसकी चौड़ाई जो है, चौड़ाई देखिए आप 8 से 10 किलोमीटर के आसपास हो जाती है, ठीक है। काफ़ी तबाही लाती है ये जब पानी इसमें भर जाता है। परंतु दक्षिण पूर्व और उत्तर, एक मिनट, इसका कोई टॉपिक शायद छूट गया, देखिए हमें इधर से देखना था। इसमें क्या होता है कि बाढ़ विस्तृत क्षेत्र में आती है,
बाढ़ जो है विश्व के विस्तृत क्षेत्र में आती है और बाढ़ आने के कारण क्या होता है, काफ़ी तबाही होती है। परंतु दक्षिण पूर्व और पूर्व एशिया के देश विशेषकर चाइना, भारत और बांग्लादेश में इसकी बारंबारता और आने वाले नुकसान अधिक हैं। यानी इनका सीधे सीधे कहने का मतलब क्योंकि अगर आप दक्षिण में देखें, दक्षिण पूर्व और पूर्व एशिया के देशों में देखें तो जहाँ पे उसको चीन भी आप बोल सकते हैं, चीन भी इसी में आ जाता है, भारत भी इसी में आता है, बांग्लादेश भी इसी में आता है। ठीक है, तो इन बाढ़ की जो बारंबारता है, बार बार बाढ़ यहाँ पे आती है और जब बार बार बाढ़ आएगी तो नुकसान भी तो बार बार होगा। ठीक है, तो नुकसान की मात्रा भी अधिक होती है। दूसरी प्राकृतिक आपदाओं की तुलना में बाढ़ की उत्पत्ति और इसके क्षेत्रीय फैलाव में मानव एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो मानव तो आपका हर जगह भूमिका अदा कर रहा है। ठीक है, तो मानव यहाँ भी भूमिका अदा करेगा। चलिए देखिए, मानवीय क्रियाकलाप में जैसे देखिए अंधाधुंध वन कटाई। तो अंधाधुंध अगर हम वन कटाई करते हैं, बहुत ज़्यादा वन का कटाई करते हैं तो उससे बाढ़ की स्थिति ज़्यादा बनती है। क्यों बनती है? क्योंकि जहाँ से हम पेड़ काट देते हैं, फिर वही आपका टॉपिक, फिर वही से पॉइंट, जहाँ से आप पेड़ काट देंगे तो पेड़ की जड़ें चली जाएंगी और पेड़ की जड़ें जो होती हैं मिट्टी को बांध के रखती हैं और जहाँ पे जड़ें होती हैं तो उसके लिए पानी बहते पानी को भी रोक लेती हैं, क्योंकि जड़ें क्या करती हैं, पूरे पेड़ में जड़ों के द्वारा पानी जाता है। ठीक है, तो वो पानी को भी धीमा कर देती हैं, उसकी गति को भी धीमा करती हैं पानी के, और दूसरी बात मिट्टी को भी बांध के रखती हैं। ठीक है, अब जब पानी की गति को धीमा करती हैं जड़ें और वहाँ पे जड़ें नहीं मिलेंगी पेड़ों की तो क्या होगा, पानी की गति तेज रहेगी। ठीक है, और मिट्टी भी वहाँ पे बंधी हुई नहीं है तो मिट्टी भी तेजी से बहेगी, पानी का बहाव तेज रहेगा तो बाढ़ आने की संभावना होगी। और क्या है कि वो मिट्टी का कटाव यानी अपर्दन करके भी ले जा रहा है तो मिट्टी भी साथ में जाएगी, तो बड़ी बड़ी चट्टानें भी जाती है। मिट्टी तो ठीक है, आपकी बड़ी बड़ी चट्टानें भी पहाड़ों से कट के आती हैं। ठीक है, तो अब जब बड़ी बड़ी चट्टानें कट के आएंगी तो अगर लोग बाग वहाँ पे नीचे बसे हुए हैं तो क्या होगा, उनके घर मकान टूटेंगे। ठीक है, लोग बाग चट्टानों से टकराएंगे तो उनकी जान को भी खतरा होगा। तो वही चीज़ आपकी है, वही चीज़ बता रखा है कि मानव फिर से यहाँ पे भूमिका अदा कर रहा है, बाढ़ आने की स्थिति पैदा मानव ही करता है। फर्स्ट इसमें क्या है कि एक अंधाधुंध वन कटाई के कारण, अवैज्ञानिक कृषि पद्धति के कारण। तो कृषि पद्धति से मतलब है कि मतलब वन की कटाई कर देते हैं कृषि करने के लिए, घर बनाने के लिए वन की कटाई, औद्योगिक करने के लिए वन की कटाई, बहुत चीज़ों के लिए वन की कटाई होती है। ठीक है, प्राकृतिक अपवाह तंत्रों का अवरुद्ध होना। ठीक है, कुछ आपके जो प्राकृतिक अपवाह तंत्र है उनका रुक जाना, जैसे देखिए नदी बह रही है, प्राकृतिक है, कोई आपके द्वारा बनाई हुई नदी नहीं है। ठीक है, मान लीजिए वन का कटाव हुआ तो उससे क्या होगा, मिट्टी का कटाव होगा, मिट्टी चट्टानों का कटाव होगा। अब मिट्टी चट्टानों का कटाव हो रहा है तो क्या करता है, नदी के क्या होता है, नदी में वो जमाव हो जाता है। ठीक है, उस मिट्टी और उस चट्टान का जमाव, जैसे मान लीजिए नदी बहती चली आ रही है लेकिन यहाँ पे मिट्टी और चट्टानों का जमाव हो गया। ठीक है, अब नदी का जो मार्ग है वो कैसा हो जाएगा, अवरुद्ध हो जाएगा। यानी अवरुद्ध मीन्स क्या होता है, रुकावट आ जाएगी उसकी नदी के मार्ग में। तो नदी क्या करेगी, अपना दूसरा मार्ग बना लेगी। अब नदी का मार्ग ये था लेकिन यहाँ पे चट्टान वगैरह आपका जम चुका है तो नदी क्या करेगी, अपना मार्ग यहाँ से बना लेगी। अब यहाँ पे तो गांव बसे होंगे ना, तो फिर से क्या होगा, गांव में पानी बह के चला जाएगा तो उससे फिर से नुकसान होगा लोगों का, और लोगों का घर मकान की बर्बादी होगी, खुद की जान की भी बर्बादी होगी। तो वही चीज़ है कि प्राकृतिक अपवाह तंत्रों का अवरुद्ध होना, यानी प्राकृतिक अपवाह तंत्र जो आपके चल रहे हैं, जो पानी बह रहा है उसका अवरुद्ध होना, यानी उसमें रुकावट आ जाना। अब उस पानी को तो आप रोक नहीं सकते, एक साइड रुकावट आएगी तो वो दूसरा रास्ता खोजेगा। दूसरा रास्ता खोजना क्या होता है, दूसरा रास्ता अगर नदी खोजती है तो नदी के किनारे बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत सारे गाँव बसे होते हैं, क्योंकि पानी पीने की सुविधा, खेती के लिए सुविधा, यानी पानी की सुविधा रहती है नदी के किनारे। तो अब नदी बगल में अपना रास्ता बनाएगी तो क्या होगी, वो सीधे गाँव में चली जाती है। इसके बाद देखिए क्या है, नदी तल और बाढ़कृत मैदानों पर मानव बसाव की वजह से बाढ़ की तीव्रता। जो नदी का तल है यानी नदी के आसपास जो लोग हैं वहाँ पे लोग बस जाते हैं, बाढ़कृत मैदानों पर मानव बसाव की वजह से बाढ़ की तीव्रता। और बाढ़कृत मैदान जो है, उस बाढ़कृत मैदान कहाँ बनेंगे, बाढ़कृत मैदान आपके वहीं बनेंगे जहाँ पे नदी होगी, क्योंकि नदी के किनारे ही बाढ़ बनती है। क्यों बाढ़ आती है, क्यों आती है, क्योंकि देखिए नदी जो है अपना उसका जो एरिया होता है वो, मान लीजिए नदी इतनी एरिया में चल रही है लेकिन इसमें बारिश का पानी आते ही नदी क्या होती है, अपने आप में चौड़ी हो जाती है। ठीक है, यानी इसका जो है चौड़ा हो जाना। अब यहाँ पे जब नदी चौड़ी हो रही है और यहाँ पे लोग बसे हुए हैं तो लोग क्या करेंगे, लोग अगर आसपास बसे हुए हैं तो घर मकान बनाएंगे, खेती पाती करेंगे, फिर उसमें रहेंगे, और उसी समय बाढ़ आ जाए तो क्या होगा, उनका घर मकान, उनकी घर गृहस्थी सब बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है बाढ़ नुकसान करती है और मानव बसाव की वजह से बाढ़ की जो तीव्रता बढ़ती है, परिणाम और विध्वंस बढ़ जाता है। इसके परिणाम भी खतरनाक निकलते हैं, क्योंकि लोग बसे हुए हैं, जब लोग ना बसे होंगे तो परिणाम भी बुरे नहीं निकलेंगे। विध्वंस कब होंगे, विध्वंस कब बोलेंगे हम उसको, विनाशकारी कब बोलेंगे, तब लोग बसे होंगे। क्योंकि देखिए खाली मैदान डला हुआ, उधर पे बाढ़ आ जाए हमें क्या मतलब, कुछ नुकसान ही नहीं हुआ, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा।
आगे देखिए, भारत के विभिन्न राज्यों में बार बार आने वाले बाढ़ के कारण क्या होता है, जान और माल का नुकसान भी होता है। कई भारत के ऐसे राज्य हैं जहाँ पे बार बार बाढ़ की स्थिति पैदा होती है, तो अगर वहाँ पे बार बार बाढ़ की स्थिति पैदा होती है तो जान और माल का नुकसान होता है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग ने देश के 4 करोड़ हेक्टेयर भूमि को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है। अभी हम लोग देखेंगे, अभी आप इधर पे देखिएगा, देखिए इधर पे 7.6 भारत में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को दर्शाता है। तो चलिए देख लीजिए कि इधर पे कहाँ कहाँ बाढ़ है, यही वाला है आपका, ठीक है ठीक है। तो देखिए बाढ़ आपकी कहाँ कहाँ आएगी, सबसे ज़्यादा बाढ़ आपकी आती है गंगा के मैदानों में। पहली बात तो ये एरिया आपको दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, क्योंकि देखिए ब्यास और सतलज का यहाँ पे मिलान पॉइंट है। तो ब्यास सतलज का जहाँ पे मिलान बिंदु, जहाँ पे भी नदियों का मिलान बिंदु होता है वहाँ पे क्या होता है, बाढ़ की स्थिति बनती है, क्योंकि वहाँ पे पानी ज़्यादा रहता है। अब देखिए गंगा है तो गंगा के किनारे किनारे बाढ़ का मैदान बनेगा, यमुना है तो यमुना के किनारे, ये पूरा आपका गंगा का नदीय तंत्र है, गंगा का नदी तंत्र है, तो गंगा के नदी तंत्र के किनारे किनारे आपकी बाढ़ की स्थिति बनेगी, ठीक है। और ये जो हिस्सा है आपका, ये हिस्सा कहाँ का है, ये हिस्सा आपका बिहार का है, तो बिहार में बाढ़ की स्थिति बहुत ज़्यादा बनती है, ठीक है। यहाँ तक कि आपकी कोसी नदी को बिहार का शोक भी बोला जाता है। इसके बाद बात करेंगे ब्रह्मपुत्र, आपकी ब्रह्मपुत्र दिखाई गई है, तो ब्रह्मपुत्र अपने क्षेत्र को फैला लेती है, तो इसके कारण ब्रह्मपुत्र के आसपास भी क्या है, बाढ़ की स्थिति बनती है। इसके बाद देखिए, ये आपकी साबरमती, माहिलूनी और नर्मदा तापी के स्थान पर भी क्या होगा, बाढ़ की स्थिति बनेगी। इसके बाद यहाँ पे भी आपकी बाढ़ की स्थिति बनेगी हल्की फुल्की, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि क्या है, गंगा ही 2 पार्टों में डिवाइड हो जाती है आपकी, ठीक है। यहाँ पे गंगा की स्थिति ही है आपकी, यहाँ पे महानदी का डेल्टा, और यहाँ पे किनारे किनारे पे क्या होगा, पानी ज़्यादा होगा, इसलिए क्या होगा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये नदियाँ हैं आपकी, यहाँ पे खाली होंगी समुद्र में, यानी बंगाल की खाड़ी में, लेकिन उससे पहले पानी नदी में ज़्यादा रहेगा, इनके डेल्टा स्थापित होंगे, और जहाँ पे डेल्टा बनेंगे वहाँ पे भी बाढ़ की स्थिति आपकी हल्की फुल्की रहेगी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पानी ज़्यादा रहेगा तो रहेगा। अब इसके बाद देखिए, पेनगंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, यहाँ पे आपकी क्यों नहीं बाढ़ की स्थिति बन रही है, क्यों, क्योंकि नदियों में पानी ज़्यादा नहीं रहता है। क्यों, क्योंकि ये नदियाँ जो है मौसमी नदियाँ, यानी मौसम जैसा आता है आपका उस प्रकार का इसमें पानी रहता है। तो जब आपका मानसून आता है तो इसमें पानी रहता है, लेकिन इतना ज़्यादा पानी नहीं रहता कि यहाँ पे बाढ़ ला दें। क्यों, क्योंकि जब इसमें मानसून का पानी आता है उससे पहले इसमें बहुत कम मात्रा में पानी रह जाता है, ठीक है, बहुत कम मात्रा में पानी रह जाता है। क्यों, क्योंकि इनको ग्लेशियर का पानी नहीं मिलता है। अब चलिए आगे देखिए, तो ये आपके बाढ़ संभावित क्षेत्र हो चुके हैं। तो हम देखेंगे आगे, तो देखिए कौन कौन से हमने राज्य, तो राज्य देखिए, एक तो असम में क्यों, क्योंकि असम में पूरी आपकी ब्रह्मपुत्र फैली हुई है, ठीक है, और ब्रह्मपुत्र पूरी असम में फैली हुई है, तो क्या करेगी, असम में बाढ़ की स्थिति बनती है। पश्चिम बंगाल में वैसे भी आपको पता है गंगा आपकी 2 पार्टों में डिवाइड हो जाती है, तो वहाँ पर भी बाढ़ की स्थिति बनती है। और पश्चिम बंगाल में आपकी क्या है, तो पश्चिम बंगाल में आपकी बंगला जो आपका सुंदरबन का डेल्टा है वो भी, यानी जो ब्रह्मपुत्र और गंगा का डेल्टा बनता है वो भी आपको पश्चिम बंगाल में बनता है। इसके बाद हम बिहार की बात करेंगे, तो बिहार में इतनी नदियों का मिलान होता है गंगा से, तो उसमें क्या होता है, देखिए अगर आप एक बार और इसमें गौर करें तो देखिए मैं बताऊंगा आपको कि कितनी नदियों का इधर पर मिलान बिंदु है गंगा से। तो आपका गंडक, ठीक है, घाघरा, कोसी, 3 ये नदी हो गई आपकी, और एक हो गई ये सोन। तो ये नदियाँ जब यहाँ पर मिलती हैं, ठीक है, पूरा आपका किसका क्षेत्र है, तो ये बिहार का क्षेत्र है। तो बिहार में क्या होता है, अगर इधर पर आप तो यहाँ पे बिहार में आपको बाढ़ की स्थिति ज़्यादा नज़र आ रही है। तो बिहार आपका जो है, बिहार में बाढ़ की स्थिति ज़्यादा बनती है, ठीक है। लेकिन इधर पे आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व अगर है ना हमारे पूरे देश के जो राज्य है ना, उन राज्यों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो बिहार का ही है, ठीक है। सबसे ज़्यादा लोग जो हैं एक स्थान में, यानी 1 किलोमीटर के क्षेत्र में अगर हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा क्षेत्र में कहाँ पर बसे हुए हैं, तो बिहार में बसे हुए हैं। क्यों बसे हुए हैं, क्योंकि देखिए जहाँ पर नदियाँ रहती हैं वहाँ पर पानी की सुविधा रहती है, और पानी तो बहुत ज़रूरी है ना, भले ही वहाँ पर बाढ़ आ जाए, ठीक है। तो बाढ़ आती रहती है, लेकिन उतनी ज़्यादा बाढ़ नहीं आ पाती है, क्योंकि बांध बना रखे हैं सरकार ने, तो बांध की वजह से पानी जो है रोक दिया जाता है, यानी जो पानी का मार्ग है वो अवरुद्ध हो जाता है बांध की वजह से, तो गांव में परेशानी नहीं पहुंचती है बिहार के गांवों में। चलिए आगे देखिए, इसके अतिरिक्त उत्तर भारत की ज़्यादातर नदियाँ विशेषकर पंजाब और उत्तर प्रदेश में बाढ़ लाती हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और पंजाब में कॉस्मिक बाढ़ के पिछले कुछ दशकों में जलमग्न होते रहे हैं, यानी कुछ क्षेत्र कैसे हैं, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे बाढ़ आपकी आती रहती है और क्षेत्र आपके जलमग्न होते रहते हैं। इसका कारण मानसून वर्षा की तीव्रता भी हो सकता है, ठीक है। हो सकता है किसी साल बरसात ज़्यादा आ जाए, तो बरसात ज़्यादा आ जाएगी, नदियों में पानी ज़्यादा हो जाएगा, तो वैसे भी बाढ़ आ जाएगी आपकी। दूसरी बात, मानव के क्रियाकलाप भी ऐसे हैं
कि उससे क्या होगा कि अगर मानव के क्रियाकलाप द्वारा प्राकृतिक अपवाह तंत्र का अवरुद्ध हो जाता है, यानी नदी का मार्ग एक साइड से अवरुद्ध हो जाता है, तो वहाँ पे भी बाढ़ आपकी आती है। कई बार तमिलनाडु में बाढ़ नवंबर से जनवरी माह के बीच वापस लौटते मानसून के द्वारा आती है। क्यों आती है? क्योंकि जब लौटता हुआ मानसून तमिलनाडु में बारिश कराता है तो बहुत तेज बारिश कराता है। अब तेज बारिश कराएगा और बारिश ज़्यादा होगी तो क्या होगा, नवंबर दिसंबर जनवरी के माह में ही तो आपकी नवंबर जनवरी यानी जहाँ पे सर्दी पड़ती है ना हमारे नॉर्थ में, ठीक है, वहाँ पे जहाँ पे जैसे आप देखिए यूपी एमपी या बिहार की बात करें, यानी नॉर्थ में आप बात करें, नॉर्थ इंडिया में जब सर्दी पड़ती है उस समय पे लौटता मानसून आपका जाता है तमिलनाडु में, ठीक है। और तमिलनाडु में जब लौटता मानसून जाता है तो सर्दियों के मौसम में, सर्दियों का मौसम यानी जब आपका नॉर्थ का सर्दियों का मौसम रहता है तब ठीक है, तब क्या होता है, तमिलनाडु में बारिश होती है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्दियों में बारिश कहाँ पे होती है, तो सर्दियों में बारिश आपकी तमिलनाडु में मानी जाती है। तो जब तमिलनाडु में सर्दियों में बारिश होती है बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो बाढ़ भी तो वहीं पे बनेगी। तो इस चीज़ को याद रखना। सीधे सीधे ये भी पूछ सकता है कि सर्दियों में बाढ़ कहाँ पे आती है, तो सर्दियों में बाढ़ तमिलनाडु में आती है। चलिए अब आगे देखिएगा क्या है, बाढ़ के परिणाम और बाढ़ पर नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं। तो देख लीजिए बाढ़ के परिणाम क्या हैं, परिणाम क्या निकलते हैं। तो असम, पश्चिम बंगाल, बिहार और आपका पूर्वी उत्तर प्रदेश मैदानी क्षेत्र जो है, और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात के तटीय क्षेत्र तथा पंजाब, राजस्थान, उत्तर गुजरात और हरियाणा में बार बार जो है बाढ़ आने और कृषि भूमि तथा मानव बस्तियों के डूबने से देश की आर्थिक व्यवस्था तथा समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा है। एक तो देखिए पहली बात तो देखिए क्या होता है, आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, घर मकान टूट जाते हैं, बार बार मैंने बता रखा है, और समाज पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि देखिए वहाँ पे लोगों ने अपने घर बस्तियाँ हर चीज़ बना रखा है, वो सब बर्बाद हो जाता है, फिर से वही चीज़ बनाएंगे लोग, ठीक है, तो उसमें भी लोगों का नुकसान होता है। आगे लोग बढ़ नहीं पाते हैं, वही अपनी घर मड़ैये बनाते रहेंगे, वहाँ पर झोपड़ी बनाते रहेंगे। आगे देखिए बाढ़ ना सिर्फ फसलों को बर्बाद करती है, हाँ, और जैसे फसलें होती हैं तो उसको भी पूरा सड़ा गला देती है, पानी भर जाता है, फसल उतनी नहीं उग पाती है ना, पानी भरे में सड़ जाएगी फसल, क्या होगी, पानी भर जाएगा फसल सड़ जाएगी, फसल को बर्बाद कर देती है। बल्कि आधारभूत ढांचा जैसे सड़कें आपकी, अभी सरकार का नुकसान होता है, सड़कें बनी हुई हैं इनका टूट फूट हो जाता है, रेल की पटरियाँ, पुल, मानव बस्तियों को भी नुकसान पहुँचाती है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में कई तरह की बीमारियाँ भी हो जाती हैं, जैसे आपका हैजा, ठीक है, पानी भरा रहेगा, उधर पे दलदल मचेगा, कीचड़ मचेगा, तो क्या होगा, तरह तरह की बीमारियाँ फैलेंगी, बदबू आएगी, आंत शोथ, हेपेटाइटिस। और दूसरी बात क्या होती है कि पानी जो है आपका, पानी वहाँ पे स्वच्छ पानी नहीं बचता है, तो लोग वह दूषित पानी पीते हैं। अब दूषित जल पिएंगे तो क्या होगा, अब दूषित जल लोग पिएंगे तो क्या होगा, बीमारियाँ बॉडी में फैलेंगी। दूसरी ओर बाढ़ के कुछ लाभ भी हैं। तो बाढ़ के लाभ खेती के लिए होते हैं। हर वर्ष बाढ़ खेतों में उपजाऊ मिट्टी लाकर जमा करती है, जो फसलों के लिए बहुत लाभदायक होती है। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित मजूली, ठीक है, तो ये माजुली या मजूली कुछ भी लिखा मिल सकता है, इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप आपने सुने होंगे, कहाँ पे द्वीप आपने आइलैंड आपने सुने होंगे समुद्र में, लेकिन माजुली जो है आपका कहाँ पे बना हुआ है, तो माजुली आपका ब्रह्मपुत्र नदी असम में है, ठीक है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपका अमेजन का द्वीप है, वो वाला है, लेकिन फर्स्ट नंबर पे आपका कौन सा है, तो फर्स्ट नंबर पे आपका मजूली है, याद रखना। और ये मजूली आपका इतना बड़ा आइलैंड है कि अब तो इसको जिला ही घोषित कर दिया, क्योंकि वहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित मजूली कहाँ पे है, असम में, जो सबसे बड़ा नदीय द्वीप है दुनिया का। यह हर वर्ष बाढ़ से ग्रस्त हो जाता है। अब हर वर्ष इसमें बाढ़ आ जाती है, लेकिन क्या होती है, बाढ़ आने के कारण क्या होती है, मजूली में जो मिट्टी होती है, नई मिट्टी वहाँ पे जम जाती है खेतों में, और नई मिट्टी जमने के कारण लोग जब वहाँ पे खेती करते हैं तो वो खेती अधिक उपजाऊ होती है, क्योंकि जब नई मिट्टी जमती है तो वो नई मिट्टी उपजाऊ रहती है, ठीक है। तो ये बाढ़ के लिए खेती के लिए क्या है, बहुत ही लाभदायक है। परंतु यहाँ चावल की फसल बहुत अच्छी होती है, ठीक है, बाढ़ग्रस्त है, लेकिन यहाँ पे जो है चावल की फसल अच्छी होती है। क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पे अच्छी खासी नमी है, पानी अच्छा है, और उपजाऊपन भी मिट्टी में अच्छा आ जाता है नई मिट्टी की वजह से। लेकिन ये लाभ भीषण नुकसान के सामने गौण मात्र है, यानी ये लाभ तो होता है लेकिन इतना नुकसान कर देता है लोगों का कि अगर इस लाभ को आप लोग देखेंगे तो नाम मात्र के लिए बोल सकते हैं। भारत सरकार और राज्य सरकारें हर वर्ष बाढ़ से पैदा होने वाली गंभीर स्थिति से अवगत हैं, यानी सबको पता है ये सरकारें बाढ़ की स्थिति से कैसे निपटती हैं। तो देखते हैं कुछ सरकारों ने ऐसे सोच विचार किए हुए हैं कि हम बाढ़ से किस प्रकार से बच सकते हैं। इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार होने चाहिए। कैसे, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तटबंध बनाना, यानी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को तट बना देना, नदियों पर बांध बना देना। बांध से क्या होता है, बांध के जब फाटक, डैम जो होता है, डैम के फाटक बंद कर देंगे तो क्या होगा, उससे पानी का है अवरुद्ध हो जाता है, यानी पानी एक जगह रुक जाता है, तो गांव में पानी नहीं पहुंच पाएगा, बड़े बड़े बांध बना दिए जाएंगे। वनीकरण
वनीकरण से क्या मतलब है, वन बहुत ज़्यादा लगाना, बहुत ज़्यादा वन लगाएंगे तो जो वन लगेंगे ना उसकी जड़ें क्या करेंगी, मिट्टी को बांध के रखेंगी, मिट्टी को बांध के रखेंगी और जड़ें पानी को भी रोक लेंगी, यानी पानी का अगर बहाव तेज है तो उस बहाव को कम कर देगी, तो वैसे भी बाढ़ की स्थिति नहीं बनेगी। ठीक है, तो वनीकरण करना और आमतौर पर बाढ़ लाने वाली नदियों के ऊपर जलग्रहण क्षेत्र में निर्माण कार्य पर प्रतिबंध लगाना, यानी जहाँ पे बाढ़ वाली क्षेत्र बनते हैं और नदियाँ हैं, नदियों की ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र, यानी आपको पता है कि हर साल नदी का पानी यहाँ तक पहुँचता है बारिश के मौसम में, तो वहाँ पे कोई भी जो है काम नहीं लगवाना चाहिए, क्योंकि एक तो नमी रहती है वहाँ पे, तो वैसे भी नमी की वजह से जो आप बिल्डिंग बनवाएंगे वो धंस जाएगी, और दूसरी बात अगर बाढ़ आ जाएगी तो वैसे भी बिल्डिंग टूट जाएगी, दोनों चीज़ें हैं आपकी। तो उस क्षेत्र में क्या है, उस क्षेत्र में काम का अवरोध करना, यानी काम को और रोक देना जिससे नुकसान ना हो। नदी वाहिकाओं पर बसे लोगों को कहीं और बसाना और बाढ़ के मैदानों में जनसंख्या के जमाव पर नियंत्रण करना। ठीक है, यानी जो नदी के वाहिकाओं पर बगल बगल में लोग बस जाते हैं उसके आसपास उन लोगों को वहाँ से हटवा देना ताकि इनका नुकसान ना हो। ठीक है, और क्या करना, बाढ़ के मैदानों में जनसंख्या के जमाव का नियंत्रण करना और लोगों को अवेयर कराना। ठीक है, और लोगों की आंखें खोलना कि यहाँ पे मत रहना। ठीक है, यानी लोगों को वहाँ पे घर मकान नहीं बनवाने देना। क्यों? क्योंकि जैसे ही चौमासे का मौसम आएगा नदी अपने बहाव पर रहेगी, फिर से बुडुआ ले जाएगी लोगों को और लोगों के घरों को। ठीक है, इस दिशा में कुछ और कदम हो सकते हैं, जैसे कि देखिए आकस्मिक बाढ़ प्रभावित, आकस्मिक का मतलब अचानक बाढ़ प्रभावित देश के आकस्मिक बाढ़ प्रभावित देश के पश्चिमी और उत्तर भागों में अचानक यह ज़्यादा उपयुक्त कदम होंगे। ठीक है, जहाँ पे बाढ़ आएगी तो ये जो कदम बताए हैं ये ज़्यादा उपयुक्त होंगे। तटीय क्षेत्रों में क्या होता है, चक्रवात सूचना केंद्र तूफान के उफान से होने वाले प्रभाव को कम करना। तो जो तटवर्तीय क्षेत्र होते हैं, जैसे मान लीजिए समुद्र का तट, ठीक है, समुद्र के तट की बात हो रही है यहाँ पे, क्योंकि तूफान कहाँ पे आता है, चक्रवात कहाँ पे आते हैं और आपकी सुनामी कहाँ पे आएगी, तटवर्तीय क्षेत्र में। तो उन क्षेत्रों को भी ऐसा करना कि वहाँ पे प्रभाव इनका हो तो उससे हमें पहले पता चल जाए कि लोग वहाँ से बच सकें, यहाँ पे लोगों को रहने के लिए वहाँ पे बताना कि यहाँ पे घर मकान ना बनाया जाए। तो ये सब कुछ चीज़ें होती हैं। अब बात करेंगे हम सूखा का। अभी तो हमने देखा बाढ़, बाढ़ से क्या नुकसान होते हैं, बाढ़ के क्या फ़ायदे होते हैं और बाढ़ से किस प्रकार से बचाव किया जा सकता है, लोगों से किस प्रकार से बचाया जा सकता है, लोगों को कैसे अवेयर किया जा सकता है, हमने देख लिया सब। अब हम देखेंगे सूखा। सूखा ऐसी स्थिति को कहा जाता है जहां लंबे समय तक कम वर्षा, अत्यधिक बाष्पीकरण और जलाशयों तथा भूमिगत जल के अतिरिक्त प्रयोग से भूतल पर जल की कमी हो जाना। सीधी सीधी बात है, क्या होगा, लंबे समय तक वहाँ पे बारिश नहीं होगी। दूसरी बात, अत्यधिक बाष्पीकरण होगा, यानी बहुत ज़्यादा वहाँ पे बाष्पीकरण हो रहा है। अब पहली बात तो क्या है, पहली बात तो वहाँ पे जल नहीं है, बारिश नहीं हो रहा है, बाष्पीकरण ज़्यादा हो रहा है, धूप की किरण, सूरज की किरणें सीधी पड़ रही हैं तो बाष्पीकरण ज़्यादा होगा। अब बाष्पीकरण जैसे ही ज़्यादा होगा वहाँ पे, और पानी है ही नहीं वैसे भी और बाष्पीकरण ज़्यादा, तो वहाँ पे बिल्कुल तो सूखा हो जाएगा आपका। ठीक है, और वहाँ के जलाशय और भूमिगत जल, जलाशय यानी वहाँ पे तालाब वाला में वो भी सूख चुके हैं, झीलें भी सूख चुकी हैं। दूसरी बात, वहाँ पे जो भूम जल माना जाता है आपका भूमिगत जल, जैसे आप जब नल लगवाते हैं तो बोर करके जल ऊपर निकल आता है, वो वाला जल भी बहुत नीचे, वाटर लेवल नीचे गिर जाना बहुत ज़्यादा, यानी भूमिगत जल भी पूरा आपका बाष्पीकरण के कारण सूख जाना, भूमि तल पर जल की कमी हो जाना। तो ये सब चीज़ें अगर आपको देखने को मिलती हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, सूखा। सूखे से तो आपको वैसे ही समझ में आ गया होगा कि जहाँ पे पानी ना हो उसको हम सूखा कह देंगे। चलिए आगे देखिएगा इसमें क्या है। सूखे के प्रकार देखेंगे, इससे पहले एक चीज़ देख लीजिए क्या दिया हुआ बॉक्स में। सूखा एक जटिल परिघटना है। ठीक है, इसमें कई प्रकार के मौसम विज्ञान संबंधी तथा अन्य तत्व जैसे कि आपका वृष्टि, बाष्पीकरण, ठीक है, बाष्प उत्सर्जन, भूमजल, मृदा में नमी, जल भंडारण और भरण, कृषि पद्धति, विशेषता, उगाई जाने वाली फसलें, सामाजिक आर्थिक गतिविधियां और पारिस्थितिकी शामिल है। एक बार इसको समझिएगा कि इसमें कौन कौन से तत्व बताया गया है। कि एक तो वृष्टि, वृष्टि छाया से मतलब आपका होता है कि मान लीजिए ये रहा आपका पहाड़, ठीक है, ये बहुत बड़ी आपकी पहाड़ी, यहाँ पे क्या पड़ा, यहाँ पे आपका मानसून आया, इधर टकरा के इधर ही बारिश करा दी, तो इस साइड क्या होगा, इस साइड सूखी की स्थिति बनेगी, क्योंकि ये पहाड़ है। पहाड़ आपका एक दिन निकला एक दिन का है, वैसा तो होता नहीं है, नहीं होता ना, पहाड़ है तो पहाड़ है। अब हर साल मानसून आएगा, हर साल पवनें आएगी, एक साइड टकरा के और दूसरी साइड जो है हवा को नहीं जाने देंगी, यानी जल वाष्प दूसरी साइड नहीं जाएंगे। यहाँ पे बारिश होगी हर साल, यहाँ पे बारिश होगी हर साल होगी, लेकिन इस साइड हर साल बारिश नहीं होगी। इस साइड हर साल बारिश बहुत नामात्र के बराबर होगी। जब यहाँ पे पानी नहीं पहुँचेगा तो क्या होगा, जब यहाँ पे पानी इस साइड नहीं पहुँचेगा तो बाढ़ नहीं, यहाँ पे किस प्रकार की स्थिति बनेगी, इस प्रकार एक साइड सूखे की स्थिति बनेगी। इसी को हम वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। दूसरी बात देखिए, बाष्पीकरण, उस जगह का बाष्पीकरण ज़्यादा हो रहा है, उस जगह पे बाष्प उत्सर्जन ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, बाष्प उत्सर्जन क्या होता है आपका, जो पौधा क्या करता है, जड़ के द्वारा जो पानी ले जाता है वो पत्तियाँ उसको क्या करती हैं, जलवाष्प के रूप में परिवर्तित करके उड़ा देती हैं। ठीक है, तो उसको हम बाष्प उत्सर्जन कहते हैं। तो जब बाष्पीकरण ज़्यादा हो रहा है, जल बाष्प उत्सर्जन ज़्यादा हो रहा है, भूमजल की बहुत ज़्यादा कमी आ चुकी है, यानी वाटर लेवल नीचे गिर चुका है। मृदा में नमी आपकी नहीं होगी। ठीक है, मृदा में नमी बहुत कम है, क्यों, क्योंकि बाष्पीकरण ज़्यादा हो रहा है,
तो मृदा में नमी नहीं बचेगी, मृदा में पानी नहीं बचेगा। जल भंडारण और भरण की स्थिति बेकार होगी, यानी मान लीजिए जहाँ पे बारिश हो रही है, अब बारिश हो रही है उस समय पे अगर डैम वैम वगैरह कुछ बनू के क्या है, लोग जल का भंडारण कर लेंगे, जल को रोक लेंगे। अगर वो जल नहीं रोकेंगे तो वहाँ से जल आपका निकल लेगा, ठीक है, तो उससे स्थिति भी आपकी बेकार बनेगी, उससे सूखा। कृषि पद्धति, हमें कृषि की पद्धति देखनी पड़ती है, हमें देखना पड़ता है कि पानी में कितनी नमी है, उस प्रकार से हमें कौन सी फसल बोनी चाहिए। मान लीजिए एक प्रकार से कि जहाँ पे बारिश बहुत कम हो रही है, मिट्टी में अच्छी खासी नमी है कि आप फसल उगा सकते हैं। आपको क्या लगा, धान बो देना चाहिए, आपने धान बो दिया। अब धान में क्या होता है, धान लगता है पानी ज़्यादा, ठीक है, तो उस धान ने क्या किया, एक ही साल में एक ही फसल ने पूरा पानी मिट्टी का सोख लिया, यानी पूरी धान ने जो है पानी ले लिया। अब क्या है, अगर आप दूसरी साल उसमें फसल बोएंगे तो नमी तो बची नहीं ना, खेत में नमी बची नहीं, तो आपको ऐसी फसल बोनी चाहिए जिसमें पानी कम लगता हो, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपकी फसल भी हो जाएगी और जो मिट्टी है उसका भी लेवल सही बना रहेगा। तो इस कृषि की पद्धति देखनी पड़ती हैं, उगाई जाने वाली फसलें देखनी पड़ती हैं कि फसलें किस प्रकार की हैं, सामाजिक और आर्थिक गतिविधियां देखनी पड़ती हैं, ठीक है, और इसके बाद देखिए पारिस्थितिकी भी इसमें शामिल होता है। तो इन सब चीज़ों से क्या बनता है, इन सब चीज़ों से बनता है सूखा। तो देखिए सूखे के प्रकार, मौसम विज्ञान संबंधी सूखा। तो सूखे के प्रकार, पहला तो आपका मौसम विज्ञान संबंधी सूखा, यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें लंबे समय तक अपर्याप्त वर्षा होती है, यानी मौसम जो आपके वैज्ञानिक है वो देखते हैं कि ऐसी स्थिति जहाँ पे लंबे समय तक बारिश ना हो, और हो भी तो बहुत कम मात्रा में हो, और इसका सामयिक और स्थानिक वितरण भी असंतुलित हो, यानी सामयिक और स्थानिक वितरण, यानी वितरण भी ऐसा हो कि मतलब कहीं पे मान लीजिए थोड़ा है पानी लेकिन कहीं पे बिल्कुल नहीं है, कहीं पे है कहीं पे बिल्कुल नहीं है, कहीं पे बहुत कम है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर वितरण एक जैसा ना हो तो वहाँ पे भी सूखे की स्थिति बनती है। अब देखिए कृषि सूखा किसे कहते हैं, इसे भूमि आर्द्रता सूखा भी कहते हैं। भूमि आर्द्रता यानी भूमि में कितनी नमी है, ठीक है, कितनी नमी नहीं है, पानी नहीं है भूमि में, मिट्टी में आपकी जो है पानी नहीं है, नमी नहीं है, तो उससे भी क्या होगा, उससे भी प्रभाव पड़ता है। तो उससे भी हम क्या देखते हैं, उससे भी हम देखेंगे कि कृषि में किस प्रकार का सूखा पड़ रहा है। इसे भूमि सूखा, भूमि आर्द्रता सूखा भी कहेंगे। मिट्टी में उर्वरकता की कमी, मिट्टी में आर्द्रता, उर्वरकता नहीं आर्द्रता मीन्स नमी, अगर मिट्टी में नमी नहीं है तो मिट्टी में आर्द्रता की कमी के कारण फसलें कैसी होती हैं, मुरझा जाती हैं, क्योंकि फसलों को पानी तो लगता है ना। जिन क्षेत्रों में 30% से अधिक कुल बोए गए क्षेत्रफल में सिंचाई है उन्हें भी हम सूखा प्रभावित क्षेत्र नहीं मानते हैं। उसमें क्या होता है, जिन क्षेत्रों में जो क्षेत्र है वहाँ पे 30% से अधिक कुल बोए गए क्षेत्र में सिंचाई है तो वहाँ पे हम सूखा नहीं मानेंगे, ठीक है। जल विज्ञान संबंधी सूखा क्या है आपका, यह स्थिति जब पैदा होती है जब विभिन्न जल संग्रहण, जलाशय, जलभूत और झीलों इत्यादि का स्तर वृष्टि द्वारा की जाने वाली जलापूर्ति के बाद भी नीचे गिर जाता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि पानी वहाँ पे है लेकिन वाटर लेवल बहुत नीचे गिर जाता है, पानी खत्म हो जाता है, ठीक है, पानी खत्म हो गया, जलाशय सूख गए, ठीक है, झीलों का पानी सूख गया तो वाटर लेवल जो नीचे गिर जाएगा, ठीक है, तो उसको भी हम सूखा मानेंगे। पारिस्थितिकी सूखा, पारिस्थितिकी तंत्र के द्वारा अगर सूखा पड़े तो उसको हम पारिस्थितिकी सूखा कहते हैं। देखिए जब प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में जल की कमी से क्या होता है, जल की कमी से सूखा हो जाए, जल की कमी से उत्पादकता में कमी हो जाती है और परिणामस्वरूप पारिस्थितिकी तंत्र में तनाव आ जाता है तथा क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसको हम सूखा कहते हैं। जैसे देखिए पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, हम लोग एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। मान लीजिए पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों में पानी नहीं लग रहा, ठीक है, पेड़ पौधे मुरझा गए, अब हमको फल फ्रूट्स या फिर खाने पीने की चीज़ें हमें पेड़ पौधों से मिलती हैं, हमको नहीं मिलेगी पेड़ पौधों से तो हम लोग भी मरेंगे, ठीक है। और पहली बात तो एक चीज़ आपकी क्या होती है कि जो जानवर होता है, जानवर तो आपका क्या करता है, चारा वगैरह खाता है, ठीक है, दूध देता है जानवर। अब ये सब चीज़ें हमें नहीं मिल रही हैं और जानवरों को भी चारा नहीं मिल रहा है तो जानवरों के द्वारा दिया जाने वाला दूध घी वगैरह हमें नहीं मिलेगा, हमें चीज़ों की कमी होगी तो वो पारिस्थितिकी तंत्र गड़बड़ा जाता है, बिगड़ जाता है, ठीक है। कुछ जीव जंतु बीच के मर जाते हैं और अब वो जीव जंतु जब मर रहे हैं तो पारिस्थितिकी तंत्र बिगड़ेगा, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे पर्यावरण में, ठीक है, पर्यावरण का टॉपिक है पारिस्थितिकी तंत्र का, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो उससे भी क्या होगा, उससे भी हम सूखा मानेंगे। भारत में सूखाग्रस्त क्षेत्र आपके कौन कौन से हैं, तो भारतीय कृषि काफ़ी हद तक मानसून वर्षा पर निर्भर करती है, ठीक है। जो पूरी हमारी कृषि होती है भारत की वो मानसून वर्षा पर ही निर्भर रहती है। भारतीय जलवायु तंत्र में सूखा और बाढ़ महत्वपूर्ण तत्व हैं। क्या होता है कि जो भारतीय जलवायु उसमें एक तो सूखा बनता है, दूसरा आपका बाढ़ बनता है, तो दो महत्वपूर्ण तंत्र हैं। यह कुछ अनुमान के अनुसार भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का 19% भाग और जनसंख्या का 12% हिस्सा
हर वर्ष सूखे से प्रभावित होता है। देखना, इसको सुनना, इसमें क्या बता रखा है कि भारत का कुल भौगोल का क्षेत्र, यानी भारत की अगर बात करते हैं तो भारत के हिसाब से हम भौगोलिक क्षेत्र की बात करते हैं तो क्या होता है 19% भाग, और जनसंख्या के हिसाब से अगर हम बात करते हो तो 12% हिस्सा हर वर्ष सूखे से प्रभावित हो जाता है। ठीक है, देश का लगभग 30% क्षेत्र सूखे से प्रभावित हो सकता है, जिसमें 5 करोड़ लोग इससे प्रभावित होते हैं। यानी अगर आप बोले कि 30% क्षेत्र सूखे से प्रभावित हो चुका है हमारे देश का, तो 30% क्षेत्र से मतलब है कि उसमें 5 करोड़ लोगों पर प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा देश है और उसमें रहने वाले जो लोग हैं, अधिकतर लोग कैसे हैं, कृषि पर क्या है, कृषि पर डिपेंड है, और कृषि पर डिपेंड है तो अगर सूखा पड़ेगा तो कृषि नहीं कर सकेंगे, तो 5 करोड़ लोग कम से कम प्रभावित हो जाते हैं। ठीक है, कि जब देश के कुछ भाग, यह देखा गया कि जब देश के कुछ भाग में बाढ़ कहर ढा रही होती है तो उसी समय दूसरे भाग में सूखे से लोग जूझ रहे होते हैं। अब जहाँ पे पानी है बहुत ज़्यादा वहाँ पे बाढ़ आ जाएगी, और दूसरे क्षेत्र मान लीजिए पश्चिमी राजस्थान में चले जाइए तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे बारिश नहीं होती है, रेगिस्तान है, तो वहाँ पे लोग बाग सूखे से उसी समय पे जूझ रहे होते हैं जिस समय पे कहीं कहीं पे बाढ़ की स्थिति देखने को मिलती है। ठीक है, यह मानसून में परिवर्तनशीलता और इसके व्यवहार में अनिश्चितता का परिणाम है। यानी मानसून के ऊपर डिपेंड करता है, मानसून कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, कहाँ बारिश करा रहा है, कहाँ पे नहीं करा रहा है, उसी पर डिपेंड करेगा आपका बाढ़ और सूखा। सूखे का प्रभाव भारत में बहुत व्यापक है, परंतु कुछ क्षेत्र जहाँ ये बार बार पड़ते हैं और जहाँ उनका असर अधिक है, सूखे की तीव्रता के आधार पर निम्नलिखित क्षेत्रों में बांटा गया है। जैसे देखिए, निम्नलिखित क्षेत्रों में अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सूखा पड़ता है, बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा से क्या मतलब है, एक ही नाम आता है बहुत ज़्यादा में, तो बहुत ज़्यादा में तो हमारे नाम कौन सा आता है, पश्चिमी राजस्थान में ज़्यादातर भाग आपका विशेषकर अरावली के पश्चिम, क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान में आपकी अरावली रेंज इस प्रकार से फैली हुई है, तो ये क्या करती है, ये मानसून को इस साइड नहीं जाने देती है, तो राजस्थान की ये जो पश्चिमी हिस्सा होता है इसमें क्या होता है, सूखे की स्थिति बन जाती है। ठीक है, तो विशेषकर अरावली के पश्चिम में स्थित मरुस्थली और गुजरात का कच्छ क्षेत्र अत्यधिक सूखा से प्रभावित है। इसमें राजस्थान के जैसलमेर और बाड़मेर जिले भी आते हैं, जहां 90 मिलीलीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है, क्योंकि जो अरावली रेंज आपके मानसून को रोक लेती है और मानसून पश्चिमी भाग में नहीं जा पाता है। और अब देखिए क्या हमने बहुत अधिक, अब देखेंगे हम अधिक सूखा। तो देखिए, अधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, यानी जहाँ पे थोड़ी बहुत पानी पहुँच जाता है, जिसमें राजस्थान का पूर्वी भाग आ जाता है, मध्य प्रदेश के ज़्यादातर भाग आ जाते हैं, और महाराष्ट्र के पूर्वी भाग आ जाते हैं, आंध्र प्रदेश के अंदरूनी भाग आ जाते हैं, कर्नाटक का पठार आ जाता है, तमिलनाडु के उत्तरी भाग आ जाते हैं, झारखंड का आपका दक्षिणी पठार और उड़ीसा का आंतरिक भाग आ जाता है। इसमें पढ़ाने की जरूरत नहीं है, पढ़ लेना। अब देखिए क्या है, मध्यम सूखा प्रभावित क्षेत्र देख लेना एक बार, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। अब देखिए सूखा के प्रभावित क्षेत्र आपके देखिए, एक तो आपका गुजरात का कच्छ और राजस्थान का पश्चिमी भाग। ठीक है, ये दोनों आपके क्षेत्र कैसे दिखाए गए हैं, बहुत अधिक सूखा वाले दिखाए गए हैं। आप आराम से मैप भी देख सकते हैं, सूखा का मैप दिया हुआ है ये वाला, तो इसको देख लेना। ठीक है, इसके बाद आप सूखा के जो है प्राकृतिक संकट और आपदाएं, और देखिए आंतर कर्नाटक, इसमें चलिए सूखे के परिणाम देखते हैं। अब हमें देखने हैं कि सूखे के परिणाम क्या पड़ेंगे। वैसे भी आपको पता है कि सूखे की परिणाम क्या निकलेंगे, पर्यावरण और समाज पर सूखे का सोपानी प्रभाव पड़ता है। फसलें बर्बाद होने से अन्न की कमी हो जाती है, जिसे अकाल कहा जाता है। अब खाने के लिए जब अन्न नहीं मिलेगा तो अकाल पड़ जाएगा। चारा कम होने की स्थिति में त्रणाकार पड़ जाता है। त्रणाकार का मतलब है कि जानवर भी मरने लगते हैं। जल आपूर्ति की कमी से जल अकाल पड़ जाता है। अभी तीनों अकाल पड़ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तो तीनों अकाल पड़ गए ना, तीनों परिस्थितियाँ मिल जाएं तो इसको त्रिअकाल कहते हैं। खाने की कमी, पानी की कमी, और जो है जानवरों को चारे की कमी। तो अब तीनों चीज़ें क्या होंगी, जब तीनों चीज़ें मिल जाएंगी तो इसको हम त्रिअकाल कहते हैं, जो सबसे अधिक विध्वंस है, यानी बहुत विनाशकारी है। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में बृहद पैमाने पर मवेशियों और अन्य पशुओं की मौत होती है। क्यों होती है, क्योंकि देखिए सूखा क्षेत्र होता है ना, तो वहाँ पे प्राकृतिक वनस्पति नहीं उग पाती है, और जो जानवर रहते हैं आपके अधिकतर प्राकृतिक वनस्पति पर डिपेंड रहते हैं। यानी चारा वारा वगैरह आपका क्या होता है, चारा आपका कब उगता है, जब बारिश का मौसम लग जाता है। वैसे भी सूखे में तो बारिश कहाँ होगी, नहीं होगी ना, तो उसमें क्या होता है कि पशुओं की बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर मौत होती है। मानव प्रवास तथा पशु पलायन एक सामान्य परिवेश है। यहाँ पे क्या होता है, मानव प्रवास, मान लीजिए मानव रह रहा है, सूखा उखा पड़ेगा, मानव उठ के और कहीं चल देगा। ठीक है, तो मानव प्रवास, और पशु तो वहीं घूमेगा ना जहाँ वो खाने की खोज करेगा। तो ये चीज़ है कि लोग बाग यहाँ से पलायन कर जाते हैं, चले जाते हैं, प्रवासी हो जाते हैं। पानी की कमी के कारण लोग दूषित जल पीने को बाध्य हो जाते हैं। अब देखिए, अब दूषित जल तो आपकी मुख्य समस्या है ना, तो दूषित जल अगर लोग बाग पिएंगे तो क्या होगा,
फिर से वही चीज़ है, फिर से बीमारी आपकी, ठीक है, फिर से बीमारी है जा हेपेटाइटिस, तरह तरह की बीमारी, ठीक है। गंदा जल आपकी बॉडी में पहुंचेगा तो बीमारी पनपेगी। सामाजिक और प्राकृतिक पर्यावरण पर सूखे का प्रभाव तत्कालिक एवं दीर्घकालिक होता है, ठीक है। हो सकता है थोड़े समय के लिए, हो सकता है बहुत बड़े समय के लिए। पहली बात तो सूखा अगर पड़ रहा है तो बड़े समय के लिए होगा, इसलिए सूखे से निपटने के लिए तैयार की जा रही योजनाओं को उन्हें ध्यान में रखकर बनाना होता है। तो अब सरकार इनके लिए भी योजना सोच रही है कि जहाँ पे सूखा है वहाँ पे लोगों को सुरक्षित कैसे किया जाए, क्योंकि देखिए सूखा इतने बड़े क्षेत्र में अगर है तो वहाँ की ज़मीन भी आपकी ख़राब होती है। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या है यहाँ पे। सूखे की स्थिति में तत्कालिक सहायता में सुरक्षित पेयजल वितरण किया जाता है, यानी सरकार के द्वारा सुरक्षित पेयजल लोगों को पहुंचाया जाता है कि लोग अगर अच्छा पानी पिएंगे तो उनमें जो है बीमारी नहीं पनपेगी। दवाइयाँ पहुंचाई जाती हैं कि अगर बीमारी है, टीकाकरण करवाए जाते हैं, यानी वैक्सीनेशन करवाया जाता है कि अगर बीमारी है तो उसके कीटाणु मर सकते हैं, ठीक है। पशुओं के लिए चारे भिजवाए जाते हैं, जल की उपलब्धता तथा लोगों को पशुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाना, ये सब इसमें शामिल है। सूखे से निपटने के लिए दीर्घकालिक योजना, ये तो छोटी छोटी योजना है आपकी, लेकिन बड़े बड़े कदम सरकार ने जो उठाए वो क्या है। भूमिगत जल के भंडारण का पता लगाना, पता करना कि जल भूमि में कहाँ पर है, ठीक है। जल आधिक्य क्षेत्रों से अल्पज्य क्षेत्रों में पानी पहुँचाना, तो ये क्या है आपका कि ये आपने सुना होगा कि नदियों का इंटरलिंक करना, यानी नदी का एक नदी का दूसरी नदी से जोड़ना। तो ये कोई एक दिन का काम नहीं है, मैंने आपको नदियों में ये वाली चीज़ पढ़ाई थी, नदियों का जो है इंटरलिंक करना, यानी नदियों को जोड़ना, ठीक है। नदियों को जोड़ना यानी अगर एक नदी में पानी ज़्यादा है तो आप नहर के द्वारा उसे जोड़ के नहर पे एक बांध बनाएंगे, नहर बनाएंगे, उस बांध को खोल देंगे तो क्या होगा, जहाँ पर नदी में पानी ज़्यादा है और उस नदी का पानी दूसरी नदी में ट्रांसफ़र आराम से हो जाएगा। आराम से वाली बात नहीं है, यानी हो सकता तो आराम से हो जाएगा। पहली बात तो ये चीज़ें ही मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, मैंने पहले भी बताया था, वो आपका नदियों वाले चैप्टर में मैंने आपको ये चीज़ सिखाई थी कि मान लीजिए आपकी नॉर्थ की नदियाँ जो है, नॉर्थ की नदियाँ सारी आपकी कहाँ से निकलती हैं, तो हिमालय से निकलती है, हिमालय यानी ग्लेशियर से। तो हर समय उसमें पानी ज़्यादा रहता है, उसमें पानी की दिक्कत आपकी नहीं पड़ती है। जितनी भी नदियाँ आपकी ग्लेशियर से आ रही हैं, ठीक है, ग्लेशियर से आने वाली नदियों में क्या होता है, पानी की कमी नहीं रहती है, ठीक है। और जब पानी की कमी उसमें नहीं रहती है, और मान लीजिए जो मौसम से नदियाँ आपकी निकलती हैं, जो मौसम के द्वारा यानी जो मानसून पर प्रभावित रहती हैं, जैसे आप बोले प्रायद्वीप भारत की नदियाँ, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के तंत्र, तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही पानी जाता है, जैसे ही मानसून जाता है तो उसमें पानी धीरे धीरे कम होने लगता है। इतना कम पानी हो जाता है कि लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो देखिए हम इस प्रकार से स्थिति कर सकते हैं कि मान लीजिए यमुना को गोदावरी से मिला दें, या फिर मान लीजिए गंगा को कावेरी से मिला दें, लेकिन आपको पता है कि आपके जो मैदान है गंगा के, वो हैं आपके समतल मैदान, यानी नीचे हैं, ठीक है, समतल मैदान है। और इसके बाद देखिए जो आपका पठारी क्षेत्र है, जो आपका प्रायद्वीप भारत है, वो आपका एक पठारी क्षेत्र है, और पठारी क्षेत्र में थोड़ा ऊंचा है। अब पठारी क्षेत्र ऊंचा है तो आप उल्टी ढलान में नदी को कैसे चढ़ाएंगे, कैसे नहर निकालेंगे, उसको नहर कैसे जोड़ेंगे। तो ये कोई आसान बात नहीं है, लेकिन जो है सरकार ने सोचा हुआ है, तो हो सकता है 20-25 साल 30 साल में काम हो जाए। तो चलिए देखते हैं आगे। नदियों को जोड़ना और बांध तथा जलाशयों का निर्माण करना। बांध से क्या होता है, नदी का पानी रोक लिया जाता है, समुद्र में जाने से पहले नदी का पानी रोक लिया जाता है, जिसको हम सिंचाई वगैरह में उपयोग कर सकते हैं आराम से, ठीक है। और जलाशयों में रोक देना, नदी जोड़ने के लिए द्रोणियों की पहचान तथा भूमिगत जल भंडारण की संभावना का पता लगाने के लिए सुदूर संवेदन और उपग्रहों से प्राप्त चित्रों का प्रयोग करना। जो आपकी सैटेलाइट लगे हुए हैं वो ऊपर से चित्र भेज देते हैं, ठीक है, लोग बाग नीचे देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर कैसा स्थिति बन रही है, किस नदी में पानी ज़्यादा है, किस में कम है, और किस प्रकार से हम इसको जोड़ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें कौन सोचता है, ये सब चीज़ें सरकार का सोचना है, सरकार ये सब योजनाएं चलाती है। आगे देखिए, सूखा प्रतिरोधी फसलों के बारे में प्रचार प्रसार करना। प्रचार प्रसार सूखे से लड़ने के लिए एक दीर्घकालिक उपाय, सूखा प्रतिरोधी फसलें ऐसी फसलें लगाना जिसमें पानी कम लगता हो, ठीक है, तो उससे भी क्या होगा, वहाँ पे भी फसलें आपकी हो जाती हैं। वर्षा जल संलवन, इसमें क्या है आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सूखे का प्रभाव कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए आपने एक फसल लगाई, ठीक है, उसमें ड्रिप सिंचाई कर दीजिए, छिड़काव सिंचाई कर दीजिए। अगर आपने इस प्रकार की सिंचाई ना करके आपने क्या किया, पाइपलाइन डाल दी, पानी बहता जा रहा है, पानी बहता जा रहा है, ठीक से पौधों तक पानी नहीं पहुँच पा रहा है, तो उससे भी क्या होता है, उससे भी पानी की बर्बादी होती है, तो उससे भी सूखे की स्थिति बनती है, ठीक है। आगे देखिए क्या है, और इसमें
अब आगे इसमें क्या है, इसमें अब भूस्खलन है। भूस्खलन क्या है, भूमि का खिसकना, टूटना, ठीक है, पहाड़ियों का टूटना, इसमें क्या है भूस्खलन। क्या आपने श्रीनगर को जाने वाली सड़क तथा कोंकण रेल पटरी पर चट्टाने गिरने से रास्ता रुकने के बारे में सुना है? तो इसी को तो हम भूस्खलन कहते हैं। कहीं पे भी चट्टाने गिर जाती हैं, ठीक है, और चट्टाने गिरी तो रास्ता रुक जाता है, इसको हम कहते हैं भूस्खलन। यह भूस्खलन की वजह से होता है। तो ये चट्टाने क्या है, इसको इस चट्टाने जहाँ गिर रही हैं इसको हम क्या कहेंगे, भूस्खलन, ठीक है, जिसमें चट्टान समूह खिसककर ढाल से नीचे चला आता है। सामान्यतः भूस्खलन भूकंप के कारण होता है। भूकंप के कारण जब पृथ्वी की जो प्लेटें हैं वो हिलेंगी, और पृथ्वी की जब प्लेटें हिलेंगी तो ऊंची ऊंची चट्टानें वगैरह हैं वो गिर के नीचे आ जाती हैं, ठीक है, ऊंची ऊंची पहाड़ियों की चट्टानें नीचे गिर के आ जाती हैं। तो जो रास्ते आपके पहाड़ी क्षेत्र में हैं तो आए दिन वहाँ पे चट्टानें गिरने की स्थिति मिलती है, ठीक है। अगर ज्वालामुखी फट जाए तो वहाँ पे भी क्या होता है, वहाँ पे भूस्खलन की स्थिति बनती है। सुनामी आ जाए तो वहाँ पे भी भूस्खलन की स्थिति बनेगी। चक्रवात की तुलना में कोई बड़ी घटना, ये सब चीज़ें क्या है, सामान्यतः भूस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी फटने, सुनामी और चक्रवात की तुलना में कोई बड़ी घटना नहीं है, परंतु इसका प्राकृतिक पर्यावरण और हमारे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो प्राकृतिक पर्यावरण पर इसका प्रभाव पड़ता है, और जो सड़कें अवरुद्ध हो जाती हैं तो उससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है। अन्य आपदाओं के विपरीत जो आकस्मिक, अनुमेय तथा बृहद स्तर पर दीर्घ और प्रादेशिक कारकों से नियंत्रित हैं, ठीक है। भूस्खलन मुख्य रूप से स्थानीय कारणों से उत्पन्न होता है। भूस्खलन आपका जो है एक स्थान से होगा, यानी एक क्षेत्र विशेष में होगा। ऐसा नहीं होगा कि भूस्खलन आपका इंडिया में हो रहा और प्रभाव आपका जापान में या फिर मान लीजिए अमेरिका में पड़ेगा, तो ऐसा तो नहीं होता है ना। क्या होता है कि भूस्खलन आपका एक स्थानीय क्षेत्र में होता है। भूस्खलन मुख्य रूप से स्थानीय कारणों से उत्पन्न होते हैं, इसलिए भूस्खलन के बारे में आंकड़े एकत्र करना और इसकी संभावना का अनुमान लगाना न सिर्फ मुश्किल है, अपितु काफ़ी महंगा भी पड़ सकता है। भूस्खलन को परिभाषित करना, इसके व्यवहार को शब्दों में बांधना मुश्किल कार्य है, परंतु फिर भी पिछले अनुभवों, इसकी बारंबारता और इसके घटने के प्रभावित क्षेत्र की कुछ कारण हैं। जैसे देखिए भूवैज्ञानिक, इसमें देखिए क्या है, इसकी बारंबारता और इसके घटने को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, इसके घटने को प्रभावित करने वाले कारक भूविज्ञान, भू आकृति कारक, ढाल, भूमि उपयोग, वनस्पति आवरण और मानव क्रियाकलापों के आधार पर भारत के विभिन्न भूस्खलित क्षेत्रों में बांटा गया है। यानी काफ़ी ऐसी आपकी चीज़ें हैं। वन आवरण, वनस्पति आवरण, कहीं पे क्षेत्र पेड़ काटे जा रहे हैं, कहीं पे वन लगाए जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं तो वहाँ पे भूस्खलन होगा। या फिर मान लीजिए बहुत ऊंची ढलान है तो वहाँ पे भूस्खलन की स्थिति बनती है। भूमि का उपयोग किस प्रकार से हो रहा है, उधर पे भी भूस्खलन की स्थिति बनती है। चलिए आगे देखिएगा, इसमें दिखा गया है भूस्खलन यानी भूमि का टूट जाना दिखा गया है। अत्यधिक सुभेद्यता क्षेत्र, देखिए इधर पे ज़्यादा अस्थिर हिमालय की युवा पर्वत श्रेणियाँ, जो अभी अभी युवा पर्वत श्रेणियाँ हिमालय की बनी हुई हैं। अंडमान और निकोबार, पश्चिमी घाट और नीलगिरी में अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती हो। उत्तर पूर्व क्षेत्र, उत्तर पूर्व आपका नॉर्थ ईस्ट की पहाड़ियाँ, ठीक है। भूकंप प्रभावी क्षेत्र, जहाँ पे भूकंप ज़्यादा आते हैं वो वाला क्षेत्र आपका, क्योंकि भूकंप के कारण क्या होता है, प्लेटें हिल जाती हैं, ठीक है। और अत्यधिक मानव क्रियाकलापों वाला क्षेत्र, और कहाँ कहीं कहीं पे मानव बहुत ज़्यादा अपने क्रियाकलाप दिखा रहे हैं, जिसमें सड़क और बांध निर्माण इत्यादि आते हैं। अत्यधिक भूस्खलन सुभेद्यता क्षेत्रों में रखे गए हैं। तो ये कुछ आपके क्षेत्र हैं जिसको हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पर ज़्यादातर भूस्खलन होता है। हम देखेंगे अधिक सुभेद्यता क्षेत्र। देखिए अधिक भूस्खलन सुभेद्यता क्षेत्रों में भी अत्यधिक सुभेद्यता क्षेत्रों में मिलती जुलती परिस्थितियाँ हैं, वही चीज़ें, दोनों में अंतर है। भूस्खलन को नियंत्रित करने वाले कारकों के संयोजन, गहनता और बारंबारता, ठीक है, कितना ज़्यादा उधर पे आ रहा है, कितनी गहनता से यानी कितनी तेज़ी से भूस्खलन हो रहा है और कितनी बार हो रहा है। हिमालय क्षेत्र के सारे राज्यों में क्या है आपका, हिमालय क्षेत्र के जितने भी सारे राज्य हैं वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, भूस्खलन, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है। इसके बाद उत्तर पूर्व में आपको असम को छोड़ देना है। असम में पहाड़ी क्षेत्र आपका नहीं मिलता है, लेकिन और जो राज्य है वहाँ पर सारे में पहाड़ी क्षेत्र मिलता है, तो वहाँ पर भूस्खलन की स्थिति बनती है। मध्यम और कम सुभेद्यता वाले क्षेत्र यानी भूस्खलन के कारण जहाँ पर बहुत कम नुकसान होता हो, पार हिमालय के कम दृष्टि वाले क्षेत्र, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में स्पीति वैली, ठीक है, स्पीति वैली, अरावली पहाड़ियों में कम वर्षा वाले क्षेत्र, बारिश नहीं होगी तो भूस्खलन की स्थिति कम बनती है। पश्चिमी और पूर्वी घाट के दक्कन पठार के वृष्टि छाया वाले क्षेत्र में भी कम स्थिति बनेगी भूस्खलन की, जहाँ कभी कभी भूस्खलन एक आध बार हो जाता है। इसके अलावा झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा और केरल में खदानों और भूमि धंसने से भूस्खलन का इधर पे स्थिति बनती है, ठीक है। यहाँ पे क्या है यहाँ पे आपके जो खनिज हैं उसके लिए खुदाई होती है, तो खुदाई होने के कारण क्या होता है, गहरी गहरी खदानें हो जाती हैं। तो खदानें भी तो अगर गहरी गहरी हो जाए तो उसमें भी तो लगने लगता है कि आसपास से भूस्खलन हो सकता है, ठीक है। गहरा गड्ढा आपने कर रखा है, उसमें आप हैं तो इसके हो सकता है बगल से टूट के चीज़ें गिर जाएँ, बगल से टूट के भूमि गिर जाए, ठीक है, तो उसमें भी तो आपका भूस्खलन का क्षेत्र हो जाता है।
है जहाँ पे गहरी गहरी खदानें बना रखी हैं। अन्य क्षेत्र क्या हैं, तो भारत के अन्य क्षेत्र कुछ विशेषकर जैसे देखिए राजस्थान का क्षेत्र है, वहाँ पे भूस्खलन देखने को नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। हरियाणा में नहीं मिलेगा, उत्तर प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्र नहीं है तो वहाँ भी नहीं मिलेगा, बिहार में नहीं मिलेगा, पश्चिम बंगाल को दार्जिलिंग जिले को छोड़कर, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला अगर आप छोड़ देते हैं क्योंकि दार्जिलिंग पहाड़ी क्षेत्र है, इसके अलावा और पश्चिम बंगाल की चीज़ें और पश्चिम बंगाल के जो जिले देखते हैं वहाँ पर भी आपको भूस्खलन नहीं मिलेगा। असम का कार्बी एंगलोंग को छोड़कर, असम आपका जो है असम पहाड़ी क्षेत्र में नहीं आता है, लेकिन जो कार्बी एंगलोंग जिला है असम का वो पहाड़ी क्षेत्र में आता है, तो वहाँ पे भी आपकी भूस्खलन की स्थिति मिलती है, ठीक है। तो दक्षिण प्रांतों के तटीय क्षेत्र भूस्खलन युक्त हैं, ठीक है, यहाँ पे भूस्खलन कम मिलता है आपको। चलिए देखिए भूस्खलन के परिणाम क्या निकलेंगे, क्या है परिणाम, तो आपको भाई जान मान का खतरा। भूस्खलनों का प्रभाव अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र में पाया जाता है तथा स्थानीय होता है, परंतु सड़क मार्ग में अवरोध, रेल पटरियों का टूटना और जल वाहिकाओं में चट्टानें गिरना, इसमें क्या होता है कि एक नदी चली जा रही है, भूस्खलन होगा, नदी का मार्ग रोक देगा। भूस्खलन के कारण चट्टानें नदी का मार्ग रोकेंगी, और जब चट्टानें नदी का मार्ग रोकेंगी तो क्या होगा, चट्टानें नदी का मार्ग रोकेंगी तो क्या होगा, बाढ़ की स्थिति बनेगी भूस्खलन के साथ साथ, ठीक है। तो ये पहली बात तो सड़क मार्ग को रोक देती हैं, रेल पटरियों को तोड़ देते हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी चट्टानें गिरेंगी तो यही होगा ना। जलवाहिका चट्टानें गिरने से पैदा हुई रुकावटों के गंभीर परिणाम है। भूस्खलन की वजह से हुई नदी रास्तों में बदलाव बाढ़ ला सकते हैं, ठीक है। वही चीज़ है आपकी, जब इस रास्ते को रोक देंगे नदियों की तो नदी अपना रास्ता बनाएगी, नदी अपना रास्ता बनाएगी तो बाढ़ लाएगी, और जान माल का नुकसान फिर से होता है। इससे इन क्षेत्रों में आवागमन मुश्किल हो जाता है और विकास कार्यों की रफ्तार भी धीमी पड़ जाती है। अब क्या है, मान लीजिए नॉर्मल बताइए आप लोग कि शहरों में क्या होता है, एक्सीडेंट होता है कहीं पे तो क्या होता है, वाहन रुक जाते हैं, ठीक है, यानी वहाँ पे जो कार हैं रुक जाते हैं। तो वही चीज़ है, मान लीजिए सड़क पर चट्टान गिर गई, अब सड़क पर चट्टान गिरेगी तो क्या हो गई, दोनों साइड क्या होगा, दोनों साइड गाड़ी वाहन रुक जाएंगे। अब दोनों साइड गाड़ी वाहन रुक गए, और वैसे भी चट्टान को हटाना कोई आसान काम है क्या, तो आए दिन यहाँ पे ऐसी स्थिति देखने को मिलती है और अर्थव्यवस्था में कमी आती है और कार्य रुक जाते हैं। चलिए आगे देखिएगा इसमें क्या है, और आपका जो है निवारण, तो इसका निवारण कैसे किया जा सकता है, इससे निपटा कैसे जा सकता है। भूस्खलन से निपटने के उपाय अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग होने चाहिए। जैसे देखिए क्या है, अधिक भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में सड़क और बड़े बांध बनाने जैसे निर्माण कार्य तथा विकास कार्य पर प्रतिबंध होना चाहिए। बहुत ज़्यादा भूस्खलन हो रहा है, बहुत ज़्यादा भूस्खलन हो रहा है तो वहाँ पर सड़कें बनाने की ज़रूरत है ही नहीं। वैसे भी अगर आप लोग सड़कें बनाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पे सड़कें बनाएंगे, बाहर निकलेंगे, आए दिन मार्ग जो है अवरुद्ध होगा, और दूसरी चीज़ हो सकता है गाड़ियों पे गिर जाए, ठीक है, चट्टान, तो उससे तो लोगों की जान को नुकसान होगा, ठीक है। बांध बनाने से भी वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसके विकास कार्य को रोक देना चाहिए। इन क्षेत्रों में कृषि, नदी, घाटी तथा कम ढाल वाले क्षेत्रों तक सीमित होना चाहिए, ठीक है। जहाँ पर कम ढाल है वहाँ पर आराम से आप लोग थोड़ा बहुत रह सकते हैं, तथा बड़ी विकास परियोजनाओं पर नियंत्रण होना चाहिए। छोटा मोटा काम कर सकते हैं लेकिन बहुत बड़ी बड़ी परियोजनाओं यहाँ पर, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी परियोजनाओं में क्या होता है, करोड़ों रुपया लगता है, ठीक है। और मान लीजिए भूस्खलन होकर चट्टान गिर गई उस योजना पे, तो उसका तो योजना का सब हलुआ निकल आएगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। सकारात्मक कार्य जैसे देखिए बृहद क्षेत्र पर वनीकरण को बढ़ावा देना, ठीक है, ज़्यादातर वनीकरण होगा तो भूस्खलन नहीं होता है, पानी का बहाव भी कम हो जाता है तो उससे भी चीज़ें रुक जाती हैं, ठीक है। और जल बहाव को कम करने के लिए बांध का निर्माण करना, बांध का निर्माण कर दिया जाएगा, बांध जो है पानी को रोक लेता है, अवरुद्ध कर देता है, ठीक है। बांध में बड़े बड़े फाटक लगाए जाते हैं, ठीक है, फाटक लगाने के कारण क्या होता है, पानी रुकता है, और पानी रुकने के कारण क्या होगा, पानी का बहाव कम होगा, पानी का बहाव कम होगा तो चीज़ें वैसे ही बच जाएंगी, ठीक है। ये भूस्खलन के कुछ उपाय हैं। स्थानांतरित खेती करने वाले उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती बनाना। जो स्थानांतरित खेती से मतलब मैंने बताया था आपको कि एक स्थान पर खेती करना, उस छोड़ के दूसरे स्थान पर खेती करने लगना, उस छोड़ के तीसरे स्थान पर खेती करने लगना। इस खेती को रोक के एक सीढ़ीदार खेती करना एक ही स्थान पर बार बार, क्योंकि सीढ़ीदार खेतियाँ जब इस प्रकार से आपकी होती हैं और पानी जब ऊपर से गिरता है तो इस सीढ़ी पर रुकेगा, इस सीढ़ी पर रुकेगा, इस सीढ़ी पर रुकेगा। तो जब पानी धीरे धीरे नीचे आता है तो उसका बहाव कम होता है, और बहाव कम होने के कारण वो जो है मिट्टी या चट्टानों का कटाव नहीं करता है, ठीक है, यानी उसको जो है कटाव नहीं करेगा। अब हम देखेंगे कि इन आपदाओं का प्रबंधन कैसे किया जा सकता है। तो भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी की तुलना में चक्रवात के आने के समय एवं स्थान की भविष्यवाणी संभव है, ठीक है। इसके अतिरिक्त आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल करके चक्रवात की गहनता यानी कितनी गहराई से आ रहा है, इसकी दिशा की किस दिशा में जा रहा है, इसके क्या परिणाम निकल सकते हैं इसकी गहनता के कारण, ये सब चीज़ें हम आधुनिक तकनीक के कारण पता थोड़ी कर सकते हैं, ठीक है। आदि को मॉनिटर करके इससे होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं, ठीक है। इससे होने वाले नुकसान को कम करने के लिए चक्रवात
शेल्टर, तटबंध, डाइक, जलाशय निर्माण तथा वायु वेग को कम करने के लिए वनीकरण जैसे कदम उठाए जा सकते हैं। सबसे अच्छा उपाय आपका वनीकरण है। भूस्खलन से बचाने के लिए वनीकरण अच्छा है, ठीक है। और दूसरी बात आप देखें, बाढ़ को रोकने के लिए वनीकरण अच्छा है, ठीक है। तो वनीकरण आपका काफ़ी हद तक अच्छा है, ठीक है। हवाओं को भी वनीकरण रोक देता है, यानी हवाओं को भी कम कर देता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, फिर भी भारत, बांग्लादेश, म्यांमार इत्यादि देशों के तटीय क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या की सुविधता अधिक है, यानी इनकी जो है असुरक्षितता अधिक है, इसलिए यहाँ जान माल का नुकसान बढ़ जाता है, क्योंकि ये तटीय क्षेत्र हैं। और तटीय क्षेत्र में तो आपको पता है क्या कहता है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। आपदा प्रबंधन अधिनियम याद रखना किस साल में आया था, तो 2005 में याद रखना, ठीक है। इस अधिनियम में आपदा को किसी क्षेत्र में घटित महाविपत्ति, दुर्घटना, संकट या गंभीर घटना के रूप में परिभाषित किया गया है, जो प्राकृतिक या मानवकृत कारणों या दुर्घटना या लापरवाही का परिणाम हो और जिससे बाढ़ स्तर पर जान की क्षति, ठीक है, बहुत बड़े स्तर पर क्या होगा, जान की क्षति होगी या मानव को पीड़ा होगी, पर्यावरण की हानि होगी, विनाश होगा। इसकी प्राकृतिक या परिणाम जो है, इसकी प्रकृति या परिणाम प्रारंभिक क्षेत्र में रहने वाली मनुष्य समुदाय की क्षमता से परे हैं, यानी आप इसको रोक नहीं सकते हैं, मनुष्य को नुकसान होगा ही। निष्कर्ष क्या निकलेंगे, तो निष्कर्ष देख लीजिए, टाइम देख लीजिए, निष्कर्ष कहाँ गया आपका, सूखा तो आपका हो गया, इधर 55 मिनट हो गया। चलिए देखिए, उसके निष्कर्ष आपका थोड़ा बहुत चैप्टर 5 मिनट के लिए बचा। निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष क्या है, ऊपर लिखित विवरण से यह निष्कर्ष निकलता है कि आपदा प्राकृतिक या मानवकृत दोनों प्रकार की होती हैं। ऐसा नहीं है कि प्राकृतिक ही हो, मानवकृत भी आपदाएं हो सकती हैं, परंतु हर संकट आपदा नहीं होती है, यानी हर संकट को हम आपदा नहीं कह सकते हैं। आपदाओं और विशेषकर प्राकृतिक आपदाओं पर नियंत्रण मुश्किल है, लेकिन जो हम खुद आपदाएं लाते हैं उस पर नियंत्रण हम कर सकते हैं। इसका बेहतर उपाय इसके निवारण की तैयारी करना है, ठीक है। इसके 3 प्रबंध हैं। तो देखिए, प्रबंध, आपदा से पहले आप क्या कर सकते हैं, आपदा के बारे में आंकड़े और सूचना एकत्र करना आप कर सकते हैं। आपदा संभावित क्षेत्रों का मानचित्र तैयार कर सकते हैं। मानचित्र तैयार करने से आपको पता चल जाएगी कहाँ कहाँ पे आपदा आ सकती है, और लोगों को इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। इसके अलावा संभावित क्षेत्रों में आपदा योजना तैयार करना और तैयारी रखना और बचाव का उपाय करना, ये चीज़ आप लोग कर सकते हैं आराम से। और दूसरा क्या है, अभी तो आपदा के पहले और आपदा के समय क्या क्या कर सकते हैं, तो युद्ध स्तर पर बचाव, आपदा के समय मतलब युद्ध, ठीक है, युद्ध स्तर पर बचाव व राहत कार्य जैसे आपदाग्रस्त क्षेत्रों से लोगों को निकालना, आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। आश्रय स्थल निर्माण कर सकते हैं, उनके रहने के लिए आश्रय ढूंढ सकते हैं, मतलब उनको अपने आसपास के जगहों पर रख सकते हैं, उनको खाने पीने के लिए चीज़ें पहुंचा सकते हैं, राहत कैंप खोल सकते हैं, जल पहुंचा सकते हैं पीने वाला, भोजन और दवाइयों की आपूर्ति करा सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात देखिए क्या है, तीसरी बात, आपदा के पश्चात क्या होगा, तो प्रभावित लोगों का बचाव और पुनरावास, यानी कुछ लोग जो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं उनको दवाइयाँ करवाना, ठीक है। और जैसे ही वो लोग स्वस्थ हो जाते हैं तो उनका पुनर्वास, यानी फिर से उन लोगों को एक राहत कोष का क्या करना, एक राहत देना, ठीक है। ये उनका फिर से हल्की फुल्की घर मकान का निर्माण करवाना। भविष्य में आपदाओं से निपटने के लिए क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना। और फिर से हमें पता है कि यहाँ पे बाढ़ आएगी या यहाँ पे तूफान आएगा, तो उसके लिए क्या है, इस प्रकार से हमें अपने आप में विकसित होना कि हम उसका सामना कर सकें, हम वहाँ से भाग सकें जल्दी से। क्यों, क्योंकि देखिए मान लीजिए बाढ़ आ रही है, तो आप लोग अगर वहाँ से जाएंगे तो कम से कम जान तो बचेगी, ठीक है। भारत जैसे देश में यहाँ 2/3 क्षेत्र और जनसंख्या आपदा सुवेद है, ठीक है। यहाँ पे 2/3 क्षेत्र कैसा है, जनसंख्या आपदा सुवेद है, यानी यहाँ पे आए दिन आपका जो है यहाँ पे आराम से आपदा आ सकती हैं। इन उपायों का विशेष महत्व है। आपदा प्रबंधन अधिनियम आपका 2005 में इशू किया गया और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना इस दिशा में भारत सरकार द्वारा उठाए गए एवं सकारात्मक कदम है। तो भारत सरकार ने 2005 में जो है आपका आपदा प्रबंधन अधिनियम लाया, ठीक है, अधिनियम लाया, और अब जो है भारत सरकार कुछ उपाय सोच रही है। अब इसमें आपका क्या है, तो इसमें देख लीजिए, इसमें कुछ नहीं है। सबसे ज़्यादा किस राज्य में बाढ़ आती है, बिहार में आती है। उत्तरांचल के किस जिले में, मालदा आपका जो है जो भूस्खलन आता है। इसमें से कौन से राज्य में सर्दी में बाढ़ आती है, तो आपको पता होना चाहिए तमिलनाडु। इसमें सबसे मजूली द्वीप आपका कौन सी नदी में, ब्रह्मपुत्र में है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं आपकी। बाकी क्वेश्चन आपके इधर पर खत्म है। अगर आपको राइटिंग करनी हो तो आप आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन का, तो ले लीजिए। बाकी इधर पे आपका चैप्टर खत्म होता है और कल मिलेंगे नई किताब के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।